अब वक्त हो गया है इंडिया डेली के खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट से आपको जोड़ने का, जिसमें इंडिया डेली के रिपोर्टर्स हर खबर ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। करनाल के असंध में राहुल गांधी की जनसभा हुई। खास बात इसमें यह देखने को मिली कि शैलजा और हुड्डा एक ही मंच पे साफ तौर पर दिखाई दिए। दरअसल असंध को राहुल गांधी ने इसलिए चुना क्योंकि कथित तौर पर शैलजा के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थी कांग्रेस वर्करों द्वारा, उसको लेकर राहुल गांधी ने शैलजा को खुश करने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी ने 7 गारंटियां दी और मोदी पर जमकर बरसे। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने गुरुवार को असंध और बरवाला में रैली की। असंध में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने एथलीट्स खत्म कर दिए, अग्निवीर स्कीम लाकर जवानों से पेंशन और शहीद का दर्जा छीन लिया गया है। आप सोचो हिंदुस्तान की फौज का मोराल का क्या होगा, हिंदुस्तान का जवान क्या सोचेगा। जो पहले सेंटर हुआ करते थे ना, जहां पे आर्मी की टेस्टिंग होती थी, वहां जाके देख लो खाली पड़े हैं, क्योंकि अग्निवीर जानता है कि ये नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान को जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई है। बीजेपी पर वार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ किसानों से उनका हक छीना जाता है, आपको अपनी फसलों का सही दाम नहीं मिलता है, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी की जेबों में जा रहा है। जितना पैसा इन्होंने अंबानी अदानी को दिया ना, मैं उतना ही पैसा निकाल कर हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया वाले कुछ बोले ना बोले, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, जब नेशनल लेवल पे सरकार आएगी हमारी जो आने वाली है, उसी टाइम जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अदानी और अंबानी को दिया है, गिनती से मैं उतना ही पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को। राहुल गांधी ने रैली में संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि नॉर्मली आमतौर पर बब्बर शेर अकेला दिखता है, यहाँ पर हजारों टाइगर बैठे हुए हैं। राहुल ने हरियाणा में क्लीन स्वीप का दावा करते हुए कहा कि वो हरियाणा की जनता की जेब में डायरेक्ट पैसा डालेंगे। करनाल रैली में राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा को एक साथ मंच पर ले आए। टिकट बंटवारे में अनदेखी और हुड्डा समर्थकों के कथित जात सूचक शब्द कहे जाने से शैलजा नाराज चल रही थी, जिसे ठीक करने के लिए ही राहुल गांधी इन दोनों को एक मंच पर लेकर आए। शैलजा को लेकर कांग्रेस में मचे घमासान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 10 दिन पहले तक वो कांग्रेस 60 पे थी, वोटिंग नवरात्रि में है और दुर्गा का नाम शैलजा भी है। राहुल गांधी ने इस जनसभा में डंकी का मुद्दा उठाया और बताया कि किस तरह से उन्होंने टेक्सास में हरियाणा के कुछ नौजवानों से मुलाकात की थी। उन्होंने वादा किया कि जब उनकी सरकार यहां पर सत्ता में आ जाएगी तो सबका विकास होगा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा से एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी पर जहां साजिश का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विकास की बातें की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने इस्तीफे के बाद आज पहली बार उन्होंने विधानसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में केजरीवाल ने बीजेपी पर उनके और उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि उन्हें जेल भेजने से बीजेपी को क्या फायदा हुआ। विधानसभा में केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष के मेरे साथी मनीष सिसोदिया और मुझे यहाँ देखकर दुखी होंगे, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भगवान की कृपा से दिल्ली के और देश के करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में जेल से छूट के आया हूँ। उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे विपक्ष के साथी मुझे यहाँ देख के, मनीष सिसोदिया के देख के दुखी तो हो रहे होंगे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पूरी दिल्ली को विकास की पटरी से उतार दिया है। केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फर्जी केस करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, संजय सिंह, विभव को भी फर्जी केस करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन 5 बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी उनकी पार्टी मजबूती से खड़ी है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में टल गई। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा ही मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लंबित है, तो दो अलग अलग हाई कोर्ट में एक ही जैसे मामले की सुनवाई आखिर कैसे हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर अब 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग पर गृह मंत्रालय को फैसला करने का आदेश देने की याचिका दायर की है। कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब हम इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने एएसजी चेतन शर्मा को निर्देश दिया कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में चल रही सुनवाई का स्टेटस कोर्ट को बताए। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। हाई कोर्ट ने एएसजी से कहा कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका की प्रति भी उपलब्ध कराए। कार्यकारी चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका का स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद ही मामले की सुनवाई जारी रखेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दिल्ली हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार का मामला सुने। सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद दलीलें रखते हुए कहा कि उन्होंने 2019 में गृह मंत्रालय को लिखा था कि बैंक ओक लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन ब्रिटेन में 2003 में हुआ था और राहुल गांधी उस कंपनी के निर्देशकों में से एक थे। याचिका में कहा गया कि कंपनी की ओर से 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को भरे सालाना आयकर रिटर्न में कहा गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटेन की है। इससे पहले 20 अगस्त को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका को दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। जस्टिस संजीव नरोला की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ये बताने में नाकाम रहे कि इसमें कोई संवैधानिक अधिकार है, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि इसमें जनहित का मसला जुड़ा हुआ है, इसलिए इस याचिका पर जनहित याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच ही सुनवाई करेगी। इसके बाद कोर्ट ने कार्यकारी चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के पास याचिका को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। कंपनी ने खुद को भंग करने के लिए जो अर्जी फरवरी 2009 में दाखिल की थी, उसके मुताबिक राहुल गांधी की सदस्यता ब्रिटेन की है, ऐसा याचिका में दावा किया गया है। याचिका में यह कहा गया है कि अगर ऐसा है तो राहुल गांधी ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है, पासपोर्ट नियम का उल्लंघन किया है और ऐसे में उनकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। आज वो जम्मू कश्मीर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष पर करारा प्रहार कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस हो या पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन सभी ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का वेयरहाउस बना दिया था। 35 ने सदैव के लिए समाप्त कर दिया, आतंकवाद की नर्सरी समाप्त हो गई। अन्यथा ये कांग्रेस हो या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सभी तो जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का एक वेयरहाउस बना चुके थे। और वेयरहाउस से यहां का नौजवान, जिसकी ऊर्जा यहां के विकास में लगनी चाहिए थी, जिसकी प्रतिभा का लाभ देशवासियों को मिलना चाहिए था, उस पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तबाह करके रख दिया था। महाराजा हरि सिंह जी और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया था। उस जम्मू कश्मीर को मजहबी उन्माद के कोड़ में बदलने का पाप कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। ये नए भारत का नया जम्मू कश्मीर है। यहाँ अब टेररिज्म नहीं, टूरिज्म है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी राजनीतिक पार्टियां नहीं, बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। सीएम योगी ने कहा कि हम लोग विकास के मार्ग पर चल रहे हैं और बगल में पाकिस्तान बदहाली की हालत में है। पाकिस्तान मानवता का दुश्मन है, मानवता का कैंसर है, उससे मुक्ति मिलना ही चाहिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मैं पूछना चाहूंगा कि एनसी ने जो कश्मीर के लिए अलग झंडे की मांग की है, 370 और 35A की वापसी की मांग की है, उसका ये समर्थन करते हैं? क्या विभाजनकारी सोच का समर्थन करती है कांग्रेस? कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है।
जो समस्या है उसके लिए बहाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा बहाना बना करके देश की जनता को बेवकूफ बनाती रही है और यही कारण है देश में आतंकवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, क्षेत्रवाद की हो, भाषावाद की हो, ये जितना भी विभाजन की बीज हैं, ये सभी विष बेल को बोने का कार्य, उसको पलवित और पोषित करने का कार्य कांग्रेस ने देश के अंदर आजाद भारत में किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। तीसरे और आखिरी चरण में 40 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें से 24 विधानसभा की सीटें जम्मू से और 16 कश्मीर रीजन से हैं। लेकिन असली लड़ाई जम्मू की हिंदू बेल्ट सीटों पर मानी जा रही है और तीसरे चरण में चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। हाल ही में हुए तिरुमाला मंदिर विवाद के बीच बीजेपी नेता माधवी लता वंदे भारत ट्रेन से तिरुपति यात्रा पर निकल पड़ी। इस यात्रा के दौरान वो पूरी तरीके से भक्ति में डूबी हुई नजर आई। इस यात्रा के दौरान उन्होंने ट्रेन में कृष्ण भजन भी गाए, जिसमें दूसरे यात्रियों ने उनका सहयोग किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से माधवी लता भजन गाते हुए ट्रेन में अपने सह यात्रियों के साथ मौजूद है। वो मंजीरा बजाते हुए भजन गा रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में दावा करते हुए कहा था कि पिछली YSRCP सरकार में तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए जानवरों की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किया जाता था। नायडू ने बाद में इन दावों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल की घोषणा की, जिसके बाद ये सारा मामला सामने आया। अपने वेंकटेश्वर स्वामी तिरुमल तिरुपति देवस्थानम के अधिपति भगवान बालाजी से ही बस यही एक मन्नत मांगने, बहुत हो गया भगवान। कई सारे लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग मजहब के लोग बड़ी हिंसात्मक प्रवृत्ति से सनातन धर्म का अपमान करते आए, हिंदुओं का अपमान करते रहे। अब तो हमारा ये क्षमा प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमारा इस प्रायश्चित को स्वीकार कीजिए। रविवार को पुजारियों ने मंदिर और प्रसाद को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान किया था। मंदिर के अधिकारियों ने कहा कि लड्डू प्रसाद की पवित्रता बहाल कर दी गई है। टीटीडी की घी खरीद समिति ने टीटीडी को सप्लाई किए गए सभी सैंपल्स को जांच के लिए गुजरात के आणंद स्थित NDDB काल्फ लैब में भेजा गया था, जहां से इसकी सच्चाई पता चली थी, जिसके बाद FSSAI ने भी पाया कि घी मानकों पर खरा नहीं उतरा और अब बीजेपी नेता माधवी लता भगवान वेंकटेश्वर से दर्शन को निकल पड़ी। माधवी लता की इस यात्रा का उद्देश्य तिरुमाला मंदिर में पूजा अर्चना करना है। तिरुपति का तिरुमाला मंदिर भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां भगवान वेंकटेश के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दिल्ली के खयाला इलाके में गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद घायल दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किया है। दिल्ली पुलिस ने चाकू की नोक पर लूटपाट करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने निकले थे, लेकिन इससे पहले ही दोनों को धर दबोचा गया। गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। घटना दिल्ली के ख्याला इलाके के नाला रोड की बताई जा रही है। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश विकास और रमेश के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किया है। डीसीपी के मुताबिक दोनों बदमाश लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे और एक बड़ी वारदात की प्लानिंग भी कर रहे थे। सुबह करीब 8:30 बजे पंजाबी बाग इलाके में स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक बाइक देखी और उसका पीछा किया। आसपास के थानों की अन्य टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया। पीछा करते हुए नाला रोड खयाला पर अपाचे बाइक पर सवार पुलिस कर्मियों ने संदिग्ध बाइक को ओवरटेक किया और रुकने को कहा। बाइकर्स जब नहीं रुके तो पुलिस टीम ने उन्हें बाइक से टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों ने हथियार निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की। पुलिस टीम ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जिसमें दोनों संदिग्धों को गोली लग गई, जिसके बाद दोनों घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल पहुँचाया। लूटपाट की कई वारदातों में शामिल इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है।
फिलहाल दिल्ली पुलिस आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। मुंबई में भारी बारिश और जल जमाव की वजह से मुंबई के अंधेरी के सिब्ज इलाके में एक महिला जिनकी उम्र करीबन 54 वर्ष, इनका नाम बिमल अनिल गायकवाड़, उनकी मेन होल में गिरने से मौत हो गई। उनको बचाने के लिए दमकल के तमाम कर्मचारी लगातार मेहनत करते रहे। करीबन 1.5 घंटे तक लगातार बचाव और राहत कार्य किया, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। निकाले उनके पहले कहीं न कहीं उनकी मौत हो चुकी थी। और जानकारी दमकल विभाग से यह भी दी गई है कि जब वह गिरी तो करीबन 100 मीटर तक वह बह के आगे भी जा चुकी थी। मिली जानकारी के मुताबिक महिला काम से घर जा रही थी। तेज बारिश हो रही थी और रास्ते में पानी भरा था और इसी सड़क के बीच में ओपन गटर था। महिला अचानक नाले में गिर गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और महिला की तलाश शुरू कर दी। देर रात उसे मैनहोल से 100 मीटर अंदर बरामद किया गया। 45 साल की महिला को कपूर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला के पति ने बीएमसी के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। ये BMC की लापरवाही है। वहाँ साइन बोर्ड नहीं लगा था और नाला खुला क्यों था? इस महिला की मृत्यु के बाद एक बार फिर से मुंबई महानगर पालिका पर बड़े सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। विपक्ष द्वारा बड़े पैमाने पर हमला किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर बड़े और बताए जा रहे हैं कि BMC की इसमें बड़ी लापरवाही है और जिसकी वजह से इस महिला की मौत हुई है। हालांकि इस बीच BMC कमिश्नर की तरफ से 3 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, जो अपनी रिपोर्ट अगले 3 दिनों में देगी। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट में किसके ऊपर गांज गिरती है। पश्चिम बंगाल के अंदर बिहार के छात्रों से हुई मारपीट का वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसके बाद से सियासत काफी तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए हैं, निशाना साधा है। गिरिराज सिंह का कहना है कि क्या ममता बनर्जी, ये जो बच्चे हैं जिनकी पिटाई की गई है, ये हिंदुस्तान के नहीं है? ममता दीदी के राज्य में बिहार से आए छात्रों के पिटाई की तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। वीडियो में छात्र खुद को बिहार का बता रहा है और अभद्र व्यवहार करने वाला व्यक्ति बंगाली में बोल रहा है। जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार से अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रेड कार्पेट और परीक्षा देने आए बिहार के बच्चे के साथ मारपीट, क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं हैं? हाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कार्पेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। वायरल वीडियो में 2 छात्र नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ लोग बंगाली में बात करते हुए छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। एक व्यक्ति काफी नाराज दिख रहा है। वो छात्रों से परिचय के साथ ये भी पूछ रहा है कि छात्र यहाँ क्यों आए हैं। एक छात्र ने बताया कि वो SSC की GD के लिए पहुँचा है, जिसका सेंटर सिलीगुड़ी में है। इस पर गुस्से में वो व्यक्ति छात्रों से डॉक्यूमेंट की मांग कर रहा है। इस पर छात्र हाथ पैर जोड़ते हुए कह रहा है कि वो चले जाएंगे, डॉक्यूमेंट नहीं फाड़िएगा। पश्चिम बंगाल के इस वीडियो को देखते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर बिहार के बच्चे या देश के बच्चे अगर परीक्षा देने के लिए जाते हैं, उनके साथ में मारपीट की जाती है, गुंडागर्दी की जाती है, उनको बंगाल से भगाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है। ऐसे में मैं तेजस्वी यादव से, राहुल गांधी से कहूँगा कि वो इस वीडियो को देखें और बताएं कि बंगाल एक राष्ट्र है या फिर देश का अंग। बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गिरिडीह जिला से लेकर पटना में मुख्यमंत्री आवास तक बच्चों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है, वो शिक्षा व्यवस्था देखकर ऐसा लगने लगा है कि मानो बिहार के सुशासन वाली सरकार को शिक्षा की सूझ ही नहीं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की एक नई तस्वीर सामने आई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से लेकर राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास के करीब तक शिक्षा व्यवस्था की लचर तस्वीर दिख रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना में स्थित सरकारी आवास से 400 मीटर की दूरी पर बने सरकारी विद्यालय की हकीकत दिखा रहे हैं इंडिया डेली के संवाददाता रजनीश सिन्हा। ये पटना का या यूं कहें कि बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल इलाका है। यहाँ से मुख्यमंत्री आवास महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर होगी और आसपास तमाम मंत्रियों के बंगले हैं, IAS ऑफिसर्स के बंगले हैं और ये एक विद्यालय है। अब इस विद्यालय की आप स्थिति देखिए और ये सोचिए कि यहाँ शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए चुनौती पढ़ना और पढ़ाना है। कैसे, वो आप इस ब्लैक बोर्ड को देखकर समझ लीजिए। एक क्लास का इस एक ब्लैक बोर्ड पर इधर क्लास 1 चल रहा है और उधर क्लास 2 चल रहा है। अब मास्टर साहब ने यहाँ पर क्लास 1 वाले को कार्य पुस्तिका दिया है जब तक वो क्लास 2 वाले को पढ़ा रहे हैं। बच्चों और शिक्षक हो जाएं सावधान, आधे ब्लैक बोर्ड से ज्यादा न भटकाए नजर। आगे वाले बच्चे आगे देखें, पीछे वाले बच्चे पीछे देखें। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनका कहते बच्चों का मन सबसे ज़्यादा चंचल होता है, लेकिन इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल सोचिए। एक ही कक्षा में 3 कक्षा के छात्र बैठे हुए हैं, 1, 2, 3। एक ब्लैक बोर्ड पर 1 और 2 की पढ़ाई चल रही है। आधे ब्लैक बोर्ड को 1 वाले देखेंगे, आधे ब्लैक बोर्ड को 2 वाले देखेंगे, इधर 3 वाले पढ़ रहे होंगे और बगल में 4 और 5 भी है। आपको लगेगा हम क्या मजाक कर रहे हैं, मगर ये सच है। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा राजधानी पटना के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बंगले के बीच स्थित स्कूल में पहुंचे। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। खबर अब उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर पतंजलि योग पीठ के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने 15 दिन पहले हुई एक सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर केंद्र के बाहर बता दें कि विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि पतंजलि योग ग्राम का एक वाहन तेज रफ्तार में आ रहा था। इसी दौरान एक स्थानीय युवक उससे टकरा गया। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद से ही ग्रामीण आक्रोशित हैं, गुस्से में है। उन्होंने पतंजलि प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाल लिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने मुआवजे की मांग जो है वे जारी रखी, अभी भी उस पर डटे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए। रोड एक्सीडेंट के अंदर उस शख्स की मौत भी हो गई है। लड़का लगता है अमित, ये और योग ग्राम की जो बस है ना, इसने बाइक से 8 लोगों इसके साथ हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया औरंगाबाद। अब वो बाइक, वो तो ड्राइवर था, वो तो मौके से फरार हो गया, उसमें सवारी भी थी उस टाइम पर, ठीक है। अब उसकी हालत बहुत सीरियस थी उस टाइम। अब हम जानन फानन में उसको लेगा अस्पताल में एडमिट कराया। इन्हीं की योग ग्राम की एम्बुलेंस ने उस टाइम पर ये बोला था कि यहाँ पर पूरा खर्चा उठाएंगे, पूरा वो ट्रीटमेंट देंगे, पर उसे कोई इलाज का पैसा नहीं दिया। हमने बात करी योग ग्राम के जेएम अमित से, उन्होंने भी हमें कोई हेल्प नहीं करी। फिर बीच में हमने रिपोर्ट के लिए बोला, तो रिपोर्ट में हमारी दर्ज नहीं हुई, कोई भी पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर बीच में हमें बोला गया कि 50,000 रुपये लो और अपना रफा दफा करो केस। हमारा पेशेंट इतने दिन पड़ा रहा, उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं करी और आज लगभग 15 दिन हो गए। 8 तारीख की घटना है, 8/9/2024 की। अब लगभग 15 दिन हो गए और अभी सीरियस कंडीशन में कल उसकी डेथ हो गई। अभी हम बॉडी को यहाँ लाए हुए हैं। ये इसके 3 बच्चे हैं, देखो एक तो बिल्कुल अपाहिज अपंग है बेचारा, और ये जो इसकी वाइफ है ये बिल्कुल झाड़ू पोछा वाला काम करती है। अब ये भी इन्हें पालने में असफल है बिल्कुल। और ये बताओ अब इसका आगे भविष्य में क्या होगा? इसमें औरंगाबाद क्षेत्र के युवक अमित की 15 तारीख को सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था, जिसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जिसकी आज प्रातः सुबह में डेथ हो गई। इसके परिजनों द्वारा आरोपित किया गया है कि ये जो बस जिससे इसकी दुर्घटना हुई थी वो पतंजलि योगपीठ से संबंधित थी। इस पर ये इसके शव को लेकर वहाँ योग ग्राम की तरफ गए थे। वहाँ पे मौके पे पुलिस पहुंची, उनको समझाया बुझाया, वहाँ से उसको हटा दिया गया है। वर्तमान में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, शांति है। इनकी ओर से जो भी अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, यदि कोई तहरीर प्राप्त होती है तो समझ में आ रही है। चलिए अब इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजेश शुक्ला सीधा देहरादून से जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या ये पूरी खबर है? क्योंकि रोड एक्सीडेंट बताया जा रहा है और उस शख्स की मौत भी हो गई, पतंजलि की गाड़ी से बताया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट हुआ है। जी राजेश। जी बिल्कुल, देखिए ये एक करीब 15 दिन पुरानी घटना है। एक ग्रामीण जो राहगीर था उस रास्ते से गुजर रहा था
और पतंजलि की गाड़ी से टकरा करके वो घायल हो गया और करीब 15 दिन तक अस्पताल में रहा और उसके बाद में उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो परिजन है वो काफी नाराज थे, क्योंकि उनका ये आरोप था कि पतंजलि प्रशासन से उनको कोई सहयोग नहीं मिला। एक व्यक्ति की जान चली गई जो एक काफी गरीब तबके से था, उसके 3 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? इलाज के दौरान भी कोई मदद नहीं मिली। तो मुआवजे की मांग को लेकर के और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई को लेकर के आज वो शव लेकर के उनके जो परिजन थे वो वहां पतंजलि योगपीठ के गेट पर पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग रखी कि कम से कम मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और जो उनकी क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाए। तो इसको लेकर के आज दिन भर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया वहां पर। बाद में पुलिस वहां मौके पर पहुंची और पुलिस के लोग पहुंचे, उन्होंने समझाया बुझाया, फिर दोनों पक्षों में बातचीत कराई, लेकिन उस बातचीत का आउटकम क्या निकला अभी